जैसे सीट बेल्ट हम नहीं लगाते तो यहाँ पे ये वार्निंग आ जाती है। और ये ईच एंड एवरी सीट पे एक सेंसर लगा होता है, प्रेशर सेंसर उसको बोलते हैं। जैसे प्रेशर पड़ेगा वो कार को बता देगा कि सीट बेल्ट इस वाली सीट पे नहीं लगी हुई। वो डिटेक्ट करना है। वो डिटेक्ट करने के बाद में जो हमारा गैस चार्ज होता है ना, जो हमारे शॉक एग्जॉर्बर्स होते हैं, उसका प्रेशर लो और टाइट करना है। बस ये एक सिस्टम है, मोटराइज सिस्टम है, बहुत सस्ता सिस्टम है। जिसने ये सिस्टम पेटेंट करवा लिया ना, वो बंदा करोड़ों खरबोपति हो जाएगा। दिवाली आने वाली है दोस्तों, और अगर आपने प्लान कर लिया धनतेरस वाले दिन घर में कोई बड़ी सी कार लाने का, तो आज मेरे पास है किया से आने वाली क्लाविस। ये STX प्लस वेरिएंट है, फुल फैमिली वाला। बट सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें को पैसेंजर साइड से किस टाइप का आपको फील आता है। अभी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो कंपनी ने इसके अंदर कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी हैं जो कि ड्रॉबैक्स में भी आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी दे दी हैं जो कि एडवांटेज के अंदर आ सकती हैं। जैसे मैं ये डोर खोलता हूँ तो यहाँ पे देखना ये कैप्टन सीट्स हैं। अब ये जो कैप्टन सीट्स हैं ये फैमिली को एक कंफर्ट देती हैं कि लोग सेपरेटली हो गए बैठे हैं। वैसे पर्सनली मेरे को यहाँ पे बेंच सीट ज़्यादा पसंद है, कि बेंच ही होनी चाहिए, कैप्टन सीट्स मुझे पसंद नहीं है। हम ज़्यादातर कार्स में देखते हैं कि ये वाले जो बटन होते हैं, ये जो होते हैं लीवर्स, ये मैनुअल होते हैं। इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन है, बट ये जो है ना ये इलेक्ट्रिक है। इसको एक बार ही प्रेस किया, ये प्रेस होकर ऐसे टम्बल डाउन हो जाती है सीट आगे, और यहाँ से बन जाता है एक्सेस। अब सोचो कि आपके घर में 6 लोग हैं, आपको एक कार चाहिए कि सारे लोग एक साथ जा सकें। एक छोटा बच्चा और हो गया, 7 लोग हो गए, तो क्या करोगे। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ। इसमें जैसे ही मैं पीछे बैठता हूँ यहाँ पे, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग अंदाज़ लगाना। मेरी हाइट है 5'11", और मैं एक सही तरीके से बैठे हूँ भाई। अगर हेडरेस्ट को ऊपर कर लिया, मेरे जैसे 2 लोग एक यहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को यहाँ पे बिठा दो, आराम से खेलेंगे पीछे, इतना स्पेस है इसमें। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो फिर ये वाली जो सीट्स हैं इनको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। बट एडवांटेज के तौर पे यहाँ पे ये सब कुछ इलेक्ट्रिक मिल जाता है, कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। और ये जो बटन है इसमें एक मोटर सिस्टम है, जो कि कुछ टाइम बाद जाके अगर ग्लिच भी देने लग जाए तो ये जो लीवर है इसको पकड़ो और ऐसे करके चेंज कर दो, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब एक कार में क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है जी बूट स्पेस। इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी ये मैनुअल है, हाथ से ही खोलना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक होता छोटा सा ही फीचर है, तो गैस स्टड्स के साथ में आता है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप 6 लोगों को बिठा के लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 6 लोगों को बिठा के नहीं जा रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, और अगर एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसको ऐसे करके डाउन करना है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हॉल बन जाता है। इसके अंदर 4-5 दिन का या हफ्ते भर का सामान आ सकता है। इन केस अगर आपको इसको पीछे से एक टेंट टाइप भी यूज़ करना है ना, तो टेंट टाइप भी ऐसे करके यूज़ हो सकता है कि ऊपर का शेड तो ये आ गया। अब कहीं पे हम बैठे हैं, बीच वगैरह है, नदी वगैरह है, पहाड़ है, तो वहाँ पे यहाँ पे गद्दा ऑलरेडी फिटेड है इसके अंदर, ये जो है, या फिर इसमें लगा भी सकते हो। इसी को ही और इम्प्रूव करना है, आगे वाली सीट भी जो है वो फोल्ड हो सकती हैं। तो ये कैंपिंग व्हीकल भी बन सकते हैं, और उस टाइप के भी बन सकते हैं कि भैया फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, रात को रोज़ डिनर करते हैं, या फिर हफ्ते में 2 दिन कहीं बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, उसके लिए बेस्ट कार हो सकती है। चलो सबसे पहले इसका देखते हैं कि साउंड रेटिंग क्या है अंदर कैबिन में। मैं स्टार्ट करता हूँ, कार अभी बंद है। स्टार्ट। खच 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 आई, हल्की सी आती है। उसके बाद अगर AC बंद है आपका, जैसे ये फैन ऑफ है, तो कोई साउंड नहीं है। देखो बहुत साइलेंट है कैबिन, जो है साइलेंट है। 100% साइलेंट नहीं है, मैं इसको 75% ऑफ साइलेंस ही मानूंगा अंदर, क्योंकि बाहर से हॉर्न वगैरह बजेंगे, कुछ भी खटखट होगी तो अंदर साउंड आएगा ही आएगा। बट अब चलने में कैसी है, AC ऑन कर लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसको चलाता हूँ ना मैं, तो इसमें देख चीज़ देखो कि स्मूथनेस कितनी है हर एक जगह पे। किया के प्रोडक्ट जो हैं, जैसे हुंडई के प्रोडक्ट हो गए, इस सेगमेंट में अच्छे माने जाते हैं इंजन वाइज। और इनकी जो ड्राइव ट्रेन यूज़ करते हैं, जो असेंबली यूज़ करते हैं स्टीयरिंग की, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। बट उसमें भी कौन सी लेवल का इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग स्टाइल है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग तो एक ऑटो बनाने वाला भी बना देगा, क्योंकि अब टेक्निक्स आ चुकी हैं। बट उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, वो एक मेन चीज़ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इंटीरियर में, जो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस कार के लिए, इसके ये दिखाओ विंडोज़ कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, चारों तरफ से धूप आ रही है अंदर। इसके अंदर UV कट ग्लासेस कुछ नहीं, मतलब होंगे अगर 5-10% होंगे तो उससे मेरा मतलब नहीं है। कम से कम 40-50% UV कट या 80% के आसपास UV कट होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट है भाई। ये
20 lakhs वाला प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इस कार के अंदर फीचर की बात करूं तो यूवी कट इज द मेन थिंग, बिकॉज अंदर बैठ के आपके मुंह पे धूप आ रही है और आप अगर परेशान हो रहे हो तो फिर क्या ही फायदा। अब देखो सूरज वहाँ है, सन उस तरफ है, मैं इसको ऐसे करके निकालता हूँ और ये जो है ना हमारा जो सन वाइजर है ये एक्सटेंड ही नहीं होता। 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ एक्सटेंड नहीं होती। ये हो गई दो ऐसी चीज़ें जिसको कि आप चेंज करा सकते हो। 3M पे जाके यूवी कट शील्ड लगवा सकते हो, इसको आप कुछ और लगा सकते हो। मेन चीज़ होती है कार की ड्राइविंग कैसी है। ये जो है ना इंजन जो है 1.7.5 bhp देता है, ठीक है, 5500 RPM पे देता है। जो टॉर्क वैल्यू है ना वही आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें टॉर्क और आरपीएम कब मिलता है। ये देखो, ये जब मैं लो आरपीएम पे हूँ ना, 1000 आरपीएम से 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम तक हूँ ना, तब तक ये जो है हमें जो है टॉर्क देगा। और टॉर्क जो है इसका भाई साहब वो 257 Nm ऑफ टॉर्क है, जो 1500 आरपीएम से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हमें टॉर्क की वैल्यू पता चलती है, वो इसके अंदर भर भर के है। इस कार के अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसे नहीं कि 400-500 है, इस कार के अंदर 257 Nm ऑफ टॉर्क ठीक है। और जैसे ही मैं ये आरपीएम बढ़ाऊंगा और मेरा ये कंसोल जो है स्पीड गेज जैसी ये हाई स्पीड में आएगा, वहाँ पे मेरे को हॉर्स पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हॉर्सेस। वहाँ पे मेरे को वो जो मैं बता रहा हूँ 157.5 वाला जो रेशो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा देसी या लो स्लो कार नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट कार नहीं है, एज अ फैमिली कार है। अब रोड पे ही हूँ मैं इस वक्त। स्टीयरिंग जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, बहुत दिनों से चला रहा हूँ। ये टैंक फुल था, ये पेट्रोल टैंक फुल था, इसको मैंने किया इतना, तो मैंने काफ़ी सारी चला ली है। तो ये जो है ना स्टीयरिंग इसका मुझे लगता है कि है 75% के आसपास जो स्टीयरिंग के जो अंदर चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये काम करता है, जितना डिले है। ये देखो डिले आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो आप खुद देख सकते हो। ये डिले, ये लो स्पीड पे डिले है, ठीक है, और लो करते हैं। अब हल्की सी स्पीड बढ़ाता हूँ, उस पर डिले देखते हैं। ये देखो डिले देख रहे हो, ये इतना डिले है स्टीयरिंग, और ये इतना डिले है, इट मीन्स कि आप सेफ रहेंगे। ये देखो कितना डिले है, मैंने कितनी इधर उधर काट रहा हूँ मैं, कार कट रही है? नहीं कट रही। ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है, बिकॉज इस टाइप की कार्स में इतना डिले स्टीयरिंग में होना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बार स्पीड में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। स्पीड में 40 पे लेके जाता हूँ, 40 पे गई स्पीड। अब देखो डिले, देखो स्टीयरिंग पूरा काट रहा हूँ, गाड़ी अपनी जगह पे ही है, ऐसे भी नहीं हो रही हो, बिकॉज ये एक फैमिली कार है। इसके अंदर स्टीयरिंग जो आपको 75% एक्यूरेसी के साथ में मिलना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ और कम हो जाए, 70% हो जाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रह जाते हैं। प्लस पॉइंट है। अब हम कितने स्पीड ब्रेकर्स पे निकल रहे हैं आप देखना, यहाँ इस रोड पे पूरी स्पीड ब्रेकर्स हैं। जो तो इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा कि सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ में एक डैम्पिंग है। जब आप इसके अंदर सिंगल बैठे हैं ना, सिंगल इंसान बैठा है, तब वो यहाँ पे देखना ये कार कैसे करके देखो, ये पता ही नहीं चलता निकल रही है, लेकिन हिल रही है लेकिन पता नहीं चलेगा। कोई ठक नहीं है, कोई कचकच नहीं है कहीं से कहीं तक भी। स्टिफर साइड इसको बोल सकते हो। अगर 6 लोग बैठे हैं तब ये अच्छे से काम करेंगी। अगर एक ही इंसान बैठा है इसमें तो वो आपको स्टिफ लगेगी सस्पेंशन, ऑब्वियस है। बट मेरा मानना ये है 15 लाख से जितनी भी ऊपर की कार है ना, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रिक छोटा सा सिस्टम बनाना चाहिए किसी ना किसी R&D टीम को, कि वो बस ये डिटेक्ट कर ले कि सीट्स में जो जैसे सीट बेल्ट हम नहीं लगाते तो यहाँ पे ये वार्निंग आ जाती है। और ये ईच एंड एवरी सीट पे एक सेंसर लगा होता है, प्रेशर सेंसर उसको बोलते हैं। जैसे प्रेशर पड़ेगा वो कार को बता देगा कि सीट बेल्ट इस वाली सीट पे नहीं लगी हुई। वो डिटेक्ट करना है। वो डिटेक्ट करने के बाद में जो हमारा गैस चार्ज होता है ना, जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, उसका प्रेशर लो और टाइट करना है। बस ये एक सिस्टम है, मोटराइज सिस्टम है, बहुत सस्ता सिस्टम है। जिसने ये सिस्टम पेटेंट करवा लिया ना, वो बंदा करोड़ों खरबोपति हो जाएगा। लो स्पीड के अंदर मैं हूँ, कितने लोग बैठे हुए हैं, सस्पेंशन को खुद पता होना चाहिए। इसको डायनेमिक सस्पेंशन बोलते हैं, लेकिन डायनेमिक सस्पेंशन बहुत महंगी आती है। 4-5 लाख रुपए की तो सस्पेंशन ही आएगी, तो वो इन कार्स में नहीं लग सकती। बट जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, अगर वो किसी ने बना ली तो सस्ता ही सिस्टम आएगा, वो इसके अंदर लग सकता है। 50,000 रुपये और बढ़ देंगे, बट आपके पास में एक ऐसी सस्पेंशन आ जाएगी, जब आप स्लो स्पीड में तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट। जैसे ही आप हाई स्पीड में जाएंगे सस्पेंशन स्टिफ हो जाएगी अपने आप ही, और जितने लोग बिठा रखे होंगे उनके हिसाब से जो सस्पेंशन होगी वो काम करेगी। खैर, इसके भी सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर ये वेंटिलेशन सीट के जो ऑप्शन है ये बहुत ही बढ़िया है और अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है, सामान दे रखा है, अच्छा है, मतलब यूजेबल है। बट
अगर आप देखोगे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो इसमें थीम वही है जो हर एक किया की वो डार्क वाली जो थीम होती है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे कि मैप्स वगैरह जब मैं इसके चलाता हूँ तो इनबिल्ट जो मैप्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं इसके। अब इसके अंदर जो है इन्होंने ना बहुत क्लटर्ड यूआई बना रखा है। अब किया टीम की जो यूआई टीम है उसको ये सोचना चाहिए कि लोग फैमिलियर किस मैप से हैं। लोग फैमिलियर तो एप्पल मैप से भी नहीं है, लोग फैमिलियर हैं आज की डेट में गूगल मैप से। एप्पल मैप भी लोगों ने छोड़ दिए चलाने। एप्पल के आईफोन के अंदर गूगल मैप भी मिलेगा आपको। गूगल मैप वाला जो यूआई है ना उससे रिलेटेड बनाओ इसमें। हाँ वो ठीक है उनका ट्रेडमार्क होगा, बट छोटे मोटे चेंजेस करो, वैसा सही बनाओ। मैप माई इंडिया वगैरह के जो पहले चलते थे थोड़े से यूजर फ्रेंडली हुआ करते थे। अब इसके अंदर एक चीज़ है जो मुझे बहुत सही लगती है कि जो कैमरास हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पे टर्न सिग्नल राइट अगर देता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे को ब्लाइंड स्पॉट दिखाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं लेफ्ट देता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो आपको मिली रही हैं और इस सेगमेंट में मिलती ही थी। तो इसके अंदर क्या है नया, क्या नया इसके अंदर है फीलिंग, इसके अंदर है एक रिचनेस, एक ऐसी चीज़ जो आप अगर अपनी फैमिली को देंगे तो उनको लगेगा कि यार जो फिट एंड फिनिश है ना चीज़ों की वो बहुत एक्यूरेट है। बिकॉज ये वैसा नहीं कर रखा, यहाँ पे कोई पैनल गैप या ऐसा कोई देसी सा काम जैसे हम और ब्रांड्स में देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे गैप होता है, कुछ चीज़ होती है। तो हर एक चीज़ अलाइन है। इनफैक्ट कि मैंने तो यहाँ तक भी देखा है ये जो एयर बैग होता है जहाँ से हॉर्न बजता है ना, ये देखो इस टाइप का हॉर्न बजता है ना, यहाँ पे एयर बैग होता है। तो यहाँ पे भी ना कुछ कार में कम स्पेस और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है। यार ये तो बिल्कुल सामने आ रहा है मुँह के, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है। बट मैं सिटी में ही चला रहा हूँ इसको, 2 दिन हो गए मुझे चलाते हुए। ये कार चलते कभी भी अभी तक इसने मुझे सिटी के अंदर डबल डिजिट वाली माइलेज नहीं दिखाई है कि मैं 11 या 12 पे पहुंचूं। मैं इसको सिटी में चला रहा था और यहाँ पे माइलेज दिखा दो, ये 7.7 की ही माइलेज मुझे यहाँ पे जो है ये कार निकाल के देती है। ये 7.7 जो लिखा हुआ आ रहा है ये इसकी माइलेज है। अब प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है इस कार से कि यार ये ले लिया आपने, पेट्रोल कार है ठीक है, ये माइलेज क्यों नहीं निकाल पा रही है कार्स, क्यों नहीं निकाल पा रही है। अब क्यों नहीं निकाल पा रही है, वो BS6 है, उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। जो जो गैसेस हैं वो बाहर क्लियर नहीं हो रही हैं, एयर फिल्टर्स चेंज हो गए हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स ऐड हो गए हैं, माइलेज हो गई है। फिर जो लोग कहते हैं कि भैया इसमें मैंने इथेनॉल वाला 20% E20 पेट्रोल डला रखा है, वो लोग भी यही सोचेंगे कि माइलेज E20 की वजह से नहीं आ रही। बट यार एक मैं बात बताऊँ, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। इथेनॉल से माइलेज ड्रॉप है लेकिन बहुत स्लाइटली ड्रॉप है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी कार अगर 10 की माइलेज दे रही थी तो 7 की देगी, ऐसा ड्रॉप नहीं है। 1-2 किलोमीटर का ड्रॉप नहीं है या 4-5 किलोमीटर ड्रॉप नहीं है, कुछ मीटर्स का ड्रॉप है, दैट्स इट। क्योंकि कंप्रेशन रेट कम होता है इथेनॉल का, और वो पेट्रोल के अंदर जब मिलता है तो कंप्रेशन रेट ऑलमोस्ट हो जाता है। वो जो इथेनॉल पे लोग जो गूगल पे पढ़ के जो वीडियोस बनाते हैं ना, वो क्या है कि 100% इथेनॉल अब पे कोई कार चलाओगे तो उसका कंप्रेशन रेट कम है, लेकिन वो पेट्रोल में 20% तक मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें लेवल हो जाती हैं। अब चलते हैं इसको मेन रोड पे लेके। तो गाइस इसमें थ्रॉटल वैल्यू जो है, देखो थ्रॉटल दिया, ये टर्बो के साथ में क्या भागती है भाई, क्या निकलती है कार। इतनी बड़ी कार होने के बाद में, इसका जो साइज है वो इतना बड़ा होने के बाद में, जो कार का जो पेपीनेस है वो कम नहीं है। अभी मैं ना इस यहाँ पे ये ड्राइव मोड है ना, मैं देखो यहाँ पे ये ड्राइव मोड स्पोर्ट्स कर लेता हूँ, ये स्पोर्ट्स हो गया। अभी तक मैं इको पे था, ये देखो स्पोर्ट्स पे क्या है, ये है स्पोर्ट्स पे क्या है कि मैं पहुंचा तो 60 पे, लेकिन जूम एकदम से पहुंच गया। अब ये जो स्पोर्ट्स, इको, जो नॉर्मल मोड है, ये कैसे काम करते हैं। इंजन तो सेम ही है, पेट्रोल सेम ही है, थ्रॉटल जो है हमारा ये सेंसर बेस्ड होता है, यानी कि एक्सेलरेटर। एक ना इंजन के अंदर ऐसी एक वॉल्व टाइप होती है, ठीक है। अब वो जो वॉल्व होता है ना, उसकी ट्यूनिंग जो होती है, उसको खोला जाता है स्लोली या फिर फास्ट। स्पोर्ट्स मोड पे फास्ट खुलता है और इको मोड पे स्लो खुलता है। तो स्लो खुलेगा तो कम एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा, कंबशन होगा। अब ज़्यादा तेज़ खुलेगा तो ज़्यादा जाएगा, उससे आपकी माइलेज जो है ड्रॉप हो जाती है और आपको पिकअप ज़्यादा मिल जाता है। बट अगर देखो, अब मैं यहाँ पे आपको इसका रेडियस दिखाऊंगा, टर्निंग रेडियस। तो यहाँ से मैं बिल्कुल शार्प एक यू कट मारता हूँ, जैसे हम लोग मारते हैं। मैंने टर्न इंडिकेटर दिया, यहाँ से मैंने इसको शार्प यू टर्न मार लिया। अब इसका जो टर्निंग रेडियस है, बिकॉज कार बहुत लंबी है ये, बट फिर भी इसने जो है वहाँ से भी, वो बाइक वाला भी खड़ा हुआ वहाँ से बिल्कुल ऐसे करके ले ली। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको कि कम थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, अंदाजे कम होंगे उनको, तो वो लोग रोक के बैक करेंगे। बट टर्निंग रेडियस इज़ फाइन, बिकॉज एक कार का जो साइज़ है वो काफ़ी लंबा है, चौड़ी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन लंबी ज़्यादा कार है ये, इस वजह से मैं इसको उसके अंदर भी सही नंबर दूंगा। माइलेज में अगर ये कार थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाए तो उसमें आप इसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। बट
एंड ऑफ द डे आप कोई भी कार ले लीजिए, जब आप उसके अंदर बार बार फ्यूल अप करवा रहे हैं, उसको बार बार जा रहे हैं, 4-5 की 7-8 की माइलेज दे रही है, वहाँ पे दिल थोड़ा सा दुखता है। इसको दोबारा से इको मोड पे लगा देते हैं। अब इको मोड है इसका ये, और इस हिसाब से ये कुछ चल सकती है। एडास के फीचर जैसे मैंने इसके अंदर लेन वगैरह के अगर ये मैं एक्टिव करूँ और ये क्रूज कंट्रोल भी इसका एक्टिव कर दूँ, तो यहाँ पे ये अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे करके ये एडास वगैरह मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ, बट उसके लिए ये स्ट्राइप्स होनी चाहिए। और ऐसे एरिया में कभी एडास मत यूज़ करना, क्योंकि बाइक वाइक वाले भाइयों को पता नहीं होता है कि ये कब ब्रेक मार सकते हैं या फिर कब कुछ भी। तो बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लेन और ये इसका कर रखा है। अब ये ऐसे करके अपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। स्टीयरिंग भी टाइट हो गया। अब स्टीयरिंग जो है ये वाली लेन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा बिकॉज लेन नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली लेन को डिटेक्ट कर रहा है, अब कर रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन ये हाईवे के ही है। यहाँ पे देखो लेन है लेकिन पतली है, छोटी है, कहीं कहीं से टूट रही है। तो लेन की बसेस जैसे इसके अंदर जो है भैया 20+ जो है ऑटोनॉमस फीचर्स हैं, जिसकी वजह से आप कार को अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। बट इंडिया में आप इनको जो है आप इनको बंद करके ही चलाओ, बिकॉज इन पे मत जाओ। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे जो एडास वाले फीचर हैं, अगर आपका रोज ही ट्रैवल है, मुंबई एक्सप्रेसवे से जाना है, मुंबई अगर या किसी बहुत बड़े एक्सप्रेसवे से जाना है आपको, तो आप ये फीचर को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में ना एक गलती है, वो क्या है कि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता किसी को कुछ हो जाता है तो। रोड बनी भी है, अभी रोड बनी है, अभी ये सारी की सारी स्ट्राइप्स इस पर डाली गई हैं, लेकिन अगर ये टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो वहाँ पे स्ट्राइप्स वो होंगी नहीं। आपकी कार जो है, आपकी कार, आप तो सोच रहे हो कि आप तो बात कर रहे हो फ़ोन पे या फिर कुछ और, तो आप ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ ये तो मैंने एडास पे चला रखी है, लेन वहाँ से हट गई, स्टीयरिंग ने आपको वार्निंग दी कि भैया पकड़ लो, और आप उसको पकड़ नहीं पाए, तो क्या होगा? आपकी कार कहीं ना कहीं तो ठुकेगी, कहीं कभी इधर ठुकेगी, कभी यहाँ ठुकेगी, अगर ब्रेक नहीं मारोगे, या फिर हाई स्पीड पे होगे तो। और हाई स्पीड पे होगे, ब्रेक मारोगे तब भी ठुकेगी। तो एडास यूज़ ना करें। आगे पीछे से बहुत सारे लोगों की कार ठुक चुकी है। ओवरऑल देखा जाए इसके फीचर्स के मामले में कि कार में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, तो ओवरऑल जिसका यूआई वगैरह है वो ठीक है। जो एसी वगैरह की कूलिंग है, अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, लेकिन इसका एसी बहुत तेज़ है। सीरियसली बताऊँ, मैं तो देखो किस पे रखता हूँ, और ये एसी पे ही रहता है ज़्यादातर, यानी कि 1 नंबर पे ही रहता है ये। इसकी जो हेडलाइट है ऑटो है, वाइपर ऑटो है इसके अंदर, पैडल शिफ्टर्स भी हैं इसमें। अब मैं ये वो जो गियर नोब है इसको इधर करता हूँ तो मैनुअल पे आ जाएगी। अब मैनुअल पे आने के बाद में देखना, मैं गियर शिफ्ट करूँगा इन पैडल शिफ्टर से। ये गियर शिफ्ट जब दिख रहा है आपको, ये 5 पे चलेगी, 4 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, ये जो है यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। अब मैं मैनुअल पे इसको भगा कर दिखाता हूँ, ये मैनुअल पे, ये ओ भाई साहब, तो ये तो थर्ड गियर पे ही है, इसने तो पकड़ी नहीं। इसमें एक्चुअल डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एक्चुअल मैनुअल कारंस के अंदर जो मौका दिया है मैनुअल फील करने का, वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप छोटी गियर पे होते हो, थ्रॉटल ज़्यादा देते हो, तो अपने आप ही जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो आरपीएम डिटेक्ट करता है और स्पीड डिटेक्ट करता है, और अपने आप गियर को अब गियर में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, लो गियर में नहीं करता, अपने शिफ्ट कर देता है। और कुछ सिनेरियोस के अंदर जब ब्रेक लगाते हो तो लो गियर के अंदर भी शिफ्ट कर देता है। बट इसने थर्ड गियर के अंदर ही उठा दिया बहुत। मैं थर्ड में यूँ उठा लिया, अब इसी को ही मैं यहाँ पे सेकंड कर देता हूँ। अब देखते हैं, सेकंड किया, सेकंड पे भी फुल आरपीएम के साथ में मैं चल रहा हूँ। कार ने मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ दी नहीं है। तो जी मेरी तो हो गई है इसकी टेस्ट ड्राइव ओवर, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि अगर इतने सारे पैसे डाले हैं तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जानी चाहिए थी, जो कि मैंने अपने पूरे वीडियो के अंदर बता दिया कि भैया टिंटेड ग्लास होते, यूवी कट होते, साउंड प्रूफिंग थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती थी कार में। ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू फॉर मनी है, बहुत सारे लोग इसको चला रहे हैं। बट माइलेज का बहुत बड़ा कंसर्न है इसमें। माइलेज थोड़ी सी और इम्प्रूव करो यार, वरना लोग जो है लेने के बाद में पछताएंगे। बट जिनको माइलेज से ज़्यादा मतलब नहीं है, या फिर जो लोग ज़्यादातर लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, या फिर चल जाएगी यार 10 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी, तो उनके लिए ठीक है। अभी जो E20 पेट्रोल आ रहा है उसके साथ में भी आप इसको सोचना कि कितनी माइलेज ये दे सकती है, या फिर कितना और कुछ चीज़ें हो सकती हैं फीचर वाइज, स्पेस वाइज, वैल्यू फॉर मनी वाइज। और GST 2.0 जो रिडक्शन लेके आया है कॉस्टिंग के अंदर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी फैमिली कार ये बन सकती है। हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम अब हर एक कार को GST ओरिएंटेड टाइप ऑफ देख के ही चल रहे हैं कि GST कट होने के बाद में वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।